नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज तारीख है 7 अगस्त 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज 3 न्यूज़ हैं और तीनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अंडर वाटर मेट्रो है, बिहार के मुख्य सचिव चेंज हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक और न्यूज़ है जो पर्यावरण से संबंधित है। हेडलाइन क्या क्या है? 7 अगस्त है तो आपका 13 सितंबर अगले महीने एग्ज़ाम है, तो आप खुद ही जोड़ लीजिएगा कितने दिन बचे हुए हैं। ठीक है। ट्रंप साहब जो हैं ये अंधे हो चुके हैं। बिजनेसमैन जब कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो ऐसी स्थिति होती है किसी भी देश की। नेपोलियन का एक बड़ा ही सुंदर सा कथन है कि अगर दुश्मन खुद को बर्बाद कर रहा है तो उसमें दखल नहीं देना चाहिए। वही हाल इनका भी है। ये चाहते हैं कि टैरिफ के बदौलत हर चीज़ हो जाएगा, तो इन्होंने फिर से 25% और टैरिफ की घोषणा कर दी है। आपने गौर किया होगा, जब से संसद सत्र शुरू हुआ और भारत के सरकार के द्वारा ये एक्नॉलेज नहीं किया गया कि ट्रंप का कोई योगदान था भारत पाकिस्तान युद्ध के रुकवाने में, तब से ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर भारत सरकार आज मान ले कि इन्होंने युद्ध रुकवाया और इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, कल को सारे टैरिफ कम हो जाएंगे। ये टैरिफ रूसी तेल के कारण से नहीं है, ये टैरिफ है ईगो के कारण से एक व्यक्ति का जो लगाया जा रहा है भारत के ऊपर में। तेल तो चीन भी खरीदता है, यूरोपियन यूनियन भी खरीदता है, अमेरिका खुद बहुत सारी चीज़ें खरीदता है रूस से, लेकिन टैरिफ केवल और केवल इसी कारण से है कि हाउ डेयर यू, आपने इतना बड़ा हिम्मत कैसे कर लिया कि ये नहीं एक्नॉलेज किया कि मैंने युद्ध रुकवाया। ठीक है, लगने दीजिए, देखिए आगे क्या क्या होता है। भारत को नुकसान होगा क्या? बिल्कुल होगा, नुकसान तो होगा ही, लेकिन हमें झुकना नहीं चाहिए। इस दिन के लिए हमने थोड़ी ना आज़ादी प्राप्त की थी कि अमेरिका के सामने झुक जाएंगे हम। देखिए आगे क्या क्या होता है। एक चीज़ तो ज़रूर ही है कि भारत और मजबूत बनकर ही उभरेगा इन सब चीज़ों से। देखिए आगे क्या होता है। इस पर जुड़े हुए सवाल मैं आपको मेंस के दौरान प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये टॉपिक नोटेड है, इससे सवाल पूछा ही पूछा जाएगा आपके मेंस एग्जामिनेशन में। प्रीलिम एग्जाम में ही पूछा आ सकता है। फिलहाल भारत पर 50% टैरिफ लग चुका है। भारत पर 50% टैरिफ है, ब्राज़ील पर 50% टैरिफ है, स्विट्ज़रलैंड पर 39% है, म्यांमार पर 40% है और चीन पर 30% टैरिफ है। यानी कि ब्रिक्स में से अगर आपको देखना होगा तो ब्रिक्स में से ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, इन सभी पर भारी टैरिफ है। इन सभी पर भारी टैरिफ लगा दिया गया है फिलहाल में। तो इशू कुछ और ही है। इशू है कि बस इशू है, किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा इशू है, न कि पॉलिसी मेकर्स को। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक में एक हम लोग पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र में पहला भारत का आर्टिफिशियल अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल रीफ बनाया जाएगा, कोरल रीफ बनाया जाएगा, जिसके लिए एक नेवी का पुराना शिप है उसको पहले डुबोया जाएगा, फिर उसके मदद से आर्टिफिशियल रीफ तैयार किया जाएगा, उसके पश्चात से फिर अंडर वाटर म्यूजियम तैयार किया जाएगा। इस न्यूज़ को भी हम लोग ज़रा डिटेल में देखेंगे कि क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा आपके प्रीलिम एग्जाम में, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री जी इस महीने के अंत में 30 अगस्त 1 सितंबर के बीच में SCO की बैठक होने वाली है चीन में। कहाँ पर बैठक होने वाली है? चीन में बैठक होने वाली है SCO की। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अगर यात्रा होगी तो उस समय हम लोग इसको पढ़ लेंगे। बाकी SCO के बारे में मैंने बहुत बार पढ़ाया है। कर्तव्य भवन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कल 3 भवनों का उद्घाटन हो गया है नई दिल्ली में। कर्तव्य पथ जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट जो है जिसका पहले राजपथ नाम था, जिस पर परेड होते हैं 26 जनवरी का, उसी के ठीक बगल में ही है ये सब जगह। तो सेंट्रल विस्टा के तहत में सभी मंत्रालयों का बिल्डिंग डेवलप किया जा रहा है। पहले कई सारे मंत्रालय भाड़ा में चल रहे थे, किराए के मकानों में चल रहे थे, जिसका सालाना सरकार को 1500 करोड़ रुपया का भाड़ा देना पड़ता था, जो अब नहीं देना पड़ेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा है। शुरू करते हैं एक एक चीज़ को। देखिए पहला न्यूज़ क्या है। INS गुलदार के इर्द गिर्द बनेगा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। इस प्रकार की न्यूज़ इसलिए मैं अभी करवा रहा हूँ क्योंकि आपका प्रीलिम है ना नेक्स्ट मंथ, तो उसमें इसी प्रकार के सवाल के पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। उसमें ट्रंप ट्रेड डील से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन फैक्चुअल पूछ लेगा आपसे, कितना % लगाया गया है, यही पूछेगा आपसे। उसमें ये नहीं पूछेगा भारत सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए।
ये मेंस से पूछा जाएगा, तो उसको मेंस के हिसाब से हम लोग तैयार करेंगे। देखिए क्या है ये कि भारत का समुद्री पर्यटन और पारिस्थितिक संरक्षण प्रयासों को नई दिशा देने के महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एक ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग, पहला पीटी फैक्ट। दूसरा, महाराष्ट्र राज्य में। तीसरा कि भाई क्या बनाया जाएगा? अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। चौथा कि कृत्रिम कोरल रीफ का निर्माण किया जाएगा। आईएनएस गुलदार है जिसको डुबोया जाएगा पानी में और उसके इर्द गिर्द कृत्रिम रीफ तैयार किया जाएगा, कोरल रीफ तैयार किया जाएगा, जो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम होगा। फैक्ट्स क्लियर? देखिए जरा इसी में आगे क्या बताया गया है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना के गौरवशाली विरासत को संरक्षित करना, उसे पर्यटन, पारिस्थितिक, शैक्षणिक संस्थान के रूप में, संसाधन के रूप में रूपांतरित करना, ये इसका लक्ष्य रखा है। आपको पता ही है एक सब प्यारी प्यारी बातें की जाती है भाई इर्द गिर्द टॉपिक के कि क्या करना चाह रहे हैं। दरअसल में कुछ नहीं, एक जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा, बात बस इतनी सी ही है। अब उसमें जितना चाहे आप छौंका लगा लो, वो अलग चीज़ है। जब किसी नौसैनिक जहाज को जलमग्न कर उसे कृत्रिम प्रवाल, चट्टान और जलमग्न संग्रहालय परिवर्तित किया जाएगा, ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। इसके माध्यम समुद्री जीवन को नया आवास मिलेगा। ठीक है भाई, ये सब सजावटी बातें हैं। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी और वित्त पोषण कौन कर रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा प्रीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस परियोजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख एजेंसी महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम MTDC के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें समुद्री पर्यावरण विशेषज्ञ का सहयोग भी लिया जा रहा है। 491 करोड़ रुपए 46.91 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पर्यटन मंत्रालय के समर्थन प्राप्त है और इसके लिए 46 करोड़ रुपए दे भी दिया गया है। यह वित्तीय सहायता इस लक्ष्य को लेकर दी गई है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री संरक्षण, सतत पर्यटन और जागरूकता को प्रोत्साहित किया जा सके। परियोजना की प्रमुख गतिविधियां और प्रक्रिया क्या क्या होंगी? इस परियोजना की शुरुआत 20 फरवरी 2025 को हुई है। उस समय जब भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार स्थित नौसेना बेस पर आईएनएस गुलदार को औपचारिक रूप से महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया कि अब ये आपका है। उसके पश्चात से किसी का आइडिया आया होगा कि भाई इसको ऐसा करते हैं, कृत्रिम रीफ बना करके अंडर वाटर म्यूजियम बनाते, कुछ इंटरेस्टिंग सा। इसके पश्चात जहाज को सिंधुदुर्ग तट पर स्थानांतरित किया गया, जहां इसे योजनाबद्ध तरीके से जलमग्न किया जाएगा। और उसके पश्चात से इससे पहले जहाज से सभी खतरनाक प्रदूषक तत्व जैसे तेल, बैट जो भी चीज़ें हैं उसमें जो पानी को नुकसान पहुंचा सकते, पर्यावरण को नुकसान, पहले उन सब को हटा दिया जाएगा। उसके पश्चात से उसको डुबाया जाएगा। डुबाने के पश्चात से उसको कृत्रिम रीफ में बदला जाएगा। इसके बाद जहाज को नियंत्रित रूप से समुद्र दिया ताकि वह समुद्र तल पर एक कृत्रिम रीफ बन सके जो समुद्री जीवों के लिए उपयुक्त आवास सिद्ध होगा। और इस जलमग्न जहाज के चारों ओर एक संरक्षित क्षेत्र विकसित किया जाएगा जहां पर्यटक अंडर वाटर म्यूजियम का भ्रमण कर सकेंगे, स्कूबा गोताखोर जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग का है कि यह परियोजना दिसंबर 2025 तक या 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बारे में जरूर ही याद रखिएगा। अगला पीटी फैक्ट इसी में क्या है? आईएनएस गुलदार क्या भाई? तो आईएनएस गुलदार एक कश्मीर श्रेणी का लैंडिंग शिप टैंक था जिसे विशेष रूप से उभयचर अभियानों के लिए डिजाइन किया गया था। यह जहाज पोलैंड में निर्मित था। पोलैंड के गडीनिया शिपयार्ड में इसको बनाया गया था। 1985 ईस्वी में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था और 2025 में नौसेना ने इसको महाराष्ट्र पर्यटन विभाग को दे दिया। अब वो इसका उपयोग करेगी किसके लिए? तो पर्यटन के लिए। इसके बारे में याद रखिएगा। अपनी सेवा के दौरान यह जहाज पूर्वी नौसेना कमान का अधीन रहा, बाद में अंडमान और निकोबार कमान को सौंपा गया। जगह जगह पर इन जहाज ने काम किया है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोचार। ये द हिंदू में डिटेल में आया है इसके बारे में, इसको हम लोग जरा समझेंगे। बायोचार क्या होता है, किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण, कार्बन इमिशन, इनसे लड़ने में ये हमारी मदद कर सकता है बायोचार। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बायोचार चारकोल जैसा एक कार्बन समृद्ध पदार्थ होता है। ये जिस प्रकार से चारकोल होता है उसी प्रकार का एक कार्बन समृद्ध पदार्थ होता है। कार्बन समृद्ध पदार्थ होता है जिसका निर्माण लकड़ी का कचरा, घास, फसल अवशेष आदि किसी भी जैविक, कार्बन युक्त जैविक अर्थात जो भी चीज़ जीवित है उसमें कार्बन का अंश जरूर होगा, उनकी सामग्री से इसका निर्माण किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पायरोलिसिस प्रक्रिया कहा जाता है। इसके द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर जो हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो पायरोलिसिस की प्रक्रिया होती आती है। पायरो
लिसिस की प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति, बिना ऑक्सीजन के उच्च तापमान पर गर्म करके परफॉर्म किया जाता है, विदाउट ऑक्सीजन। इसमें 77% कार्बन, 3.93% पोटास और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को गर्म करने की प्रक्रिया होती है। और हम क्या करने वाले हैं, चूंकि भारत के पास में है कि भाई 2026 से भारत CO2 को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा, CO2 को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। भारत 2026 में कार्बन बाजार शुरू होने वाला है, जिसमें CO2 हटाने की तकनीक जैसे कि बायोचार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। बायोचार के बारे में बता ही दिया मैंने आपको। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो कचरा प्रबंधन, कार्बन कैप्चर का सतत समाधान प्रदान करना। कार्बन कैप्चर, जो कार्बन खुली हवा मुक्त हो जाती है उसके कैप्चर का एक तरीका बताया गया है इसके द्वारा, जिससे हम कार्बन कैप्चर करके अपने पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। देखिए इसमें और क्या कहा गया है कि जो भारत में बड़े स्तर पर कचरे का उत्पादन होता है 600 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक, उसको हम लोग क्या करेंगे, बायोचार में परिवर्तित कर देंगे और उस बायोचार को मिट्टी में दबा देंगे। इससे क्या होगा भाई, कार्बन हवा में मुक्त नहीं होगा बल्कि वो सुरक्षित तरीके से पृथ्वी के अंदर दब के रह जाएगा, जिससे हम कार्बन को कैप्चर करके रख सकते हैं। यही तरीका है बायोचार का। इसके बारे में ज़रा देखते हैं। अगला देखिए क्या है कि कार्बन बायोचार कैसे कार्बन सिंक बन सकता है। बायोचार मिट्टी में 100 से 1000 साल तक कार्बन को सुरक्षित रख सकता है, जो इसे लंबे समय तक प्रभावी कार्बन सिंक बनाता है। पानी प्रतिधारण को बढ़ाता है, खासकर अर्धशुष्क और पोषक तत्वों से खाली मिट्टी में अगर इसको डाल दिया जाए तो वहाँ पर पानी को धारण करने की क्षमता उसकी बढ़ा देता है। नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को 30 से 50% कम करता है। CO की तुलना में 273 गुना अधिक गर्म करने की क्षमता वाला एक गैस है जो पर्यावरण को गर्म करता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। मिट्टी के कार्बनिक कार्बन को बढ़ाता है, खराब मिट्टी को बहाल करता है। यह कार्बन कैप्चर, संशोधित बायोचार, औद्योगिक निकास गैस जैसे CO2 को अवशोषित कर सकता है। हालांकि इसकी दक्षता पारंपरिक तरीकों से कम है, लेकिन कर जरूर सकता है और इसके द्वारा हम पर्यावरण में जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। कंक्रीट में 2 से 5% बायोचार मिलाने से यांत्रिक शक्ति बढ़ जाती है। इसका उपयोग हम भवन निर्माण में भी कर सकते हैं, मिट्टी में दबा देंगे, भवन निर्माण में कर सकते हैं, कई सारे जगहों पर इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण में बस कार्बन नहीं जाना चाहिए। गर्म प्रतिरोधी 20% तक बढ़ाता है, हीट के प्रति प्रतिरोधी बना देता है बिल्डिंग को। प्रति क्यूबिक मीटर 115 किलोग्राम CO2 कैप्चर कर सकता है। या एक CO2 115 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में, अगर 1 मीटर का ब्लॉक बनाया जाए कार्बन का, इसका बायोचार का, तो उसमें 115 किलोग्राम तक कार्बन को कैप्चर करके ये रख सकता है। प्रतिदिन 70 बिलियन लीटर से अधिक अपशिष्ट जल में से 72% असंसाधित रहता है। 1 किलोग्राम बायोचार 200 से 500 लीटर अपशिष्ट जल को भी साफ कर सकता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जा सकता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग उपयोग के द्वारा हम एक तो कार्बन को भी हम कैप्चर कर रहे हैं, श्रिंक बना रहे हैं, और इसका उपयोग भी कर सकते हैं भवन निर्माण से लेकर के वाटर प्यूरिफिकेशन में भी, मिट्टी में भी डाल सकते हैं क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। साथ में प्रदूषण को तो कम कर ही रहा है। बायोचार के उपयोग में क्या क्या बाधाएं हैं, कार्बन क्रेडिट सिस्टम में कम प्रतिनिधित्व है इसका, मानकीकृत कच्चे माल बाजार और कार्बन लेखा विधियों की कमी निवेशकों का भरोसा को कम करती है, जिसके कारण सभी ये जो क्षेत्र है ये अभी तक निवेश को आकर्षित नहीं कर पाया है। सीमित संसाधन, विकसित होती तकनीकें, बाजार अनिश्चितता और नीतिगत समर्थनों की कमी है। हालांकि सरकार को 2026 से कार्बन कम करना है, तो अगर उस पर काम करना है तो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है बायोचार। बायोचार सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। एक बार मैं आपको बायोचार दिखा भी देता हूँ कैसा होता है, ताकि आप समझ पाएँ कि क्या मैं कह रहा हूँ। देखिए बायोचार कैसा दिखता है। ये बायोचार ही है जो आपको दिख रहा है। क्या होता है ये प्रोसेस में, अगर फिर से हम लोग छोटे से बात में हम समझे तो शॉर्टकट में, बायोमास जो होता है ना, बायोमास, उसको बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करने पर बायोचार प्राप्त होता है, बायोचार प्राप्त होता है। और इसमें बायोचार में जब हम किसी चीज़ को कन्वर्ट कर देते तो हमने क्या किया, ऐसे बायोमास जैसे कि कोई भी कुछ भी ले लीजिए जो कल को पर्यावरण का प्रदूषण फैला सकता था, उसको किसी भी प्रकार से और यूज किया जाता तो वो कार्बन कैप्चर होकर के रह जाता है
अब इस बायोचार का हम जहाँ मर्जी वहाँ उपयोग करें, मिट्टी में मिला दें, सीमेंट में मिला दें, वाटर फिल्ट्रेशन में यूज कर लें, या बस मिट्टी में दबा करके छोड़ दें, इन सभी जगहों पर बायोचार का उपयोग हो सकता है। इसी को पायरोलिसिस विधि कहा जाता है, जिस विधि के द्वारा किसी भी बायोमास को बायोचार में बदला जाता है। क्यों ये जरूरी है? बहुत बड़े स्तर पर बायोमास को अगर हम बायोचार में बदलने लग जाएंगे तो हमें कचरों को जलाना नहीं पड़ेगा, उनके निपटान के लिए कुछ और विधियों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। इससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और तमाम तरह की समस्याओं पर एक सहायता हमें मिल सकता है उनको कम करने में। यही होता है बायोचार जो आपको दिख रहा है। ये किससे बना है? बायोमास में हीट किया हमने पायरोलिसिस विधि में, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, तब जाके ये हमें प्राप्त होता है। बात बस इतनी सी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या। नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा कि प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं, जो 31 अगस्त 2025 को अमृतलाल मीणा का स्थान लेंगे। 1991 बैच के बिहार कैडेट के IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत, कौन सा बैच? 1991 का बैच है। बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे अमृतलाल मीणा का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो इनके स्थान पर कौन आएंगे? तो प्रत्यय अमृत आएंगे। ये सवाल पूछा जा सकता है। 1 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रत्यय अमृत के बारे में, प्रत्यय अमृत वर्तमान में बिहार के विकास आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें अब मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी वो संभाल रहे हैं। 2011 में लोक सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2011 में इनको प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार IAS अधिकारी को प्रदान किया गया था अच्छा काम करने के लिए। मुख्य सचिव का कार्यालय जो होता है भारत में, मुख्य सचिव का कार्यालय 1799 ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड वेलेस्ली के अधीन अस्तित्व में आया था। तब से यह राज्य प्रशासन का अभिन्न अंग बना हुआ है। बिहार में 1799 के ईस्वी के आसपास आया था और उसके पश्चात से लगभग हर राज्य में ही ये प्रशासन का मुख्य केंद्र सचिवालय ही होता है। मुख्य सचिव राज्य में कार्यरत सर्वोच्च रैंक का प्रशासनिक अधिकारी होता है। मतलब बिहार राज्य का सबसे बड़ा IAS अफसर कौन हो गया? सबसे बड़ा अफसर कौन हो गया? तो ये मुख्य सचिव ही हो गए। ठीक है, जो राज्य सचिवालय का नेतृत्व करता है, राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों के समन्वय की जिम्मेदारी को निभाता है। नियुक्ति और स्थिति कैसे होती है? मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम पर द्वारा वरिष्ठ IAS अधिकारियों में से वरिष्ठ योग्यता और विश्वास जैसे कारकों के आधार पर की जाती है। 1973 में इस कार्यालय को भारत सरकार के सचिव के पद के समतुल्य मानकीकृत किया गया। जिस प्रकार से भारत सरकार में सचिव होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। राज्य प्रशासन के मामलों पर प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और नीतिगत मुद्दों पर मार्गदर्शन भी करते हैं। कैबिनेट बैठक का एजेंडा तैयार करते हैं, कार्रवाई रिकॉर्ड करते हैं और निर्णय के कार्यान्वयन की निगरानी भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। राज्य सिविल सेवा में नियुक्तियां, राज्य का जितने सिविल सेवा में नियुक्ति होता है, स्थानांतरण होता है, पदोन्नति होता है, सब इन्हीं के देखरेख में होता है। तब राज्य के सबसे बड़े अफसर कौन होते हैं? तो यही होते हैं मुख्य जो हमारे सचिव होते हैं किसी भी राज्य के, वही होते हैं। आज 3 ही टॉपिक मैंने करवाया है। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आने वाले वीडियोज़ में और भी टॉपिक मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।